नमस्ते और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है और इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। पिछले भाग में हमने प्रशासनिक और वित्तीय एकीकरण की जटिलताओं की समीक्षा की थी। इस भाग में हम प्रिवी पर्स पर विचार करेंगे। हाँ, प्रिवी पर्स एक बहुत ही अनोखी चीज थी। ये एक तरह का सालाना भुगतान जो पूर्व शासकों को भारत में शामिल होने के बदले में गारंटी किया गया था। बिल्कुल। तो आज हम इसके इतिहास, ये रकम कैसे तय हुई, इस पर जो विवाद हुए और इसका संवैधानिक आधार क्या था, ये सब देखेंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम ये भी देखेंगे कि आजादी के बाद इसका विरोध क्यों शुरू हुआ और इसे आखिर में रद्द कैसे किया गया। हाँ, और ये चर्चा हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज टीम के लिखे आर्टिकल पर आधारित है, जिसे हमने गूगल नोटबुक LM की मदद से इस बातचीत में ढाला है। संबंधित आर्टिकल का लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रिवी पर्स आखिर था क्या? जैसा हमने कहा, एक सालाना रकम थी। हाँ बिल्कुल, इसे आप एक तरह का ऐतिहासिक सौदा समझ सकते हैं। मतलब जब शासकों ने विलय पत्र पर दस्तखत किए ना, हाँ। तो उन्होंने भारत सरकार के साथ कुछ और समझौते भी किए। अच्छा। वाचाएं और समझौते कहते थे इन्हें। अच्छा। इनमें सिर्फ प्रिवी पर्स ही नहीं था, बल्कि ये भी था कि गद्दी किसे मिलेगी, शासकों के कुछ खास अधिकार और छूट क्या होंगी, और उनकी जो निजी संपत्ति है उस पर उनका पूरा हक रहेगा। यानी काफी कुछ शामिल था इसमें। हाँ, और देखिए इसकी जड़ें थोड़ी ब्रिटिश राज में भी थीं। अच्छा, कैसे? जहाँ अंग्रेज भी अपना साम्राज्य फैलाते थे, तो वो भी शासकों को पेंशन वगैरह देते थे। तो आजाद भारत सरकार ने भी कुछ वैसी ही जिम्मेदारियां निभाई, आप कह सकते हैं। हाँ। इसे शासकों के अपनी सत्ता छोड़ने और अपनी रियासतें खत्म करने के बदले में एक मुआवजे की तरह देखा गया। सरदार पटेल ने तो इसे बिना खून खराबे वाली क्रांति के लिए एक छोटी सी कीमत कहा था। पर क्या सभी बड़े नेता इस पर सहमत थे? नहीं, यही बात दिलचस्प हो जाती है। पटेल तो इसे जरूरी मानते थे, पर जवाहरलाल नेहरू उनके मन में इसे लेकर काफी शंकाएं थीं। क्या शंकाएं थीं? वो शुरू में नहीं चाहते थे कि संविधान में इसका जिक्र हो। उन्हें लगता था कि एक लोकतांत्रिक देश में, खासकर जब आम जनता इतनी मुश्किलों से गुजर रही हो, हाँ, तो शासकों को इतनी बड़ी बड़ी रकम देना ठीक नहीं है। उन्होंने तो शायद 1953-54 के आसपास राजकुमारों को चिट्ठियां भी लिखी। अच्छा, क्या लिखा था उनमें? यही कि भाई आप लोग अपनी मर्जी से प्रिवी पर्स को कुछ हिस्सा विकास के कामों में दान दें या सरकारी कर्जों में लगा दें। लेकिन अपनी निजी राय के बावजूद नेहरू जी ने यह माना कि सरकार ने जो वादे और समझौते कर लिए हैं उन्हें निभाना तो पड़ेगा। और गांधी जी का क्या नजरिया था इस पर? हाँ, महात्मा गांधी का रवैया थोड़ा अलग था। उनका झुकाव शायद राजकुमारों की तरफ नेहरू या पटेल से ज्यादा था। अच्छा। वो मानते थे कि जिन शासकों ने अपनी जमीनें, अपनी रियासतें सौंप दी, उन्हें प्रिवी पर्स देना एक तरह का बुनियादी इंसाफ है। तो मतलब उस वक्त के बड़े नेताओं में भी इस पर अलग अलग राय थी। खैर, अब ये बताइए कि रकम तय कैसे होती थी? क्या कोई एक फॉर्मूला था सबके लिए? देखिए, रकम तय करना अक्सर काफी पेचीदा होता था। बातचीत चलती थी लंबी। एक ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला जरूर था। ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला, वो क्या था? उसमें राज्यों के औसत राजस्व, मतलब एवरेज रेवेन्यू का 1% प्रिवी पर्स के तौर पर दिया जाता था, और इसके लिए 1945-46 के साल को बेस ईयर माना गया था। ठीक है। लेकिन जो बड़ी रियासतें थी ना, जिन्हें वायबल यानी आत्मनिर्भर माना जाता था, हाँ। उनके लिए रकम कभी कभी इस फॉर्मूले से ज्यादा भी होती थी। वो मामला दर मामला तय की जाती थी। अच्छा, मतलब हर किसी के लिए अलग हिसाब। हाँ, लगभग। अक्सर स्थानीय नेताओं या संबंधित मंत्रालयों से भी सलाह ली जाती थी, और वीपी मेनन साहब ने इन सारी बातचीत में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे काठियावाड़ का आपने जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। काठियावाड़ के राज्य, जो बाद में सौराष्ट्र संघ बना, वो ज्यादातर छोटे राज्य थे, संसाधन भी कम थे। उन्होंने ज्यादा रकम मांगी, करीब अपने कुल राजस्व का 20%। दलील दी कि भाई हमारे यहाँ रहने का खर्च ज्यादा है, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। और मेनन साहब? वीपी मेनन अड़े रहे कि 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं। आखिरकार एक बीच का रास्ता निकला। डेक्कन स्टेट्स फॉर्मूला कहते हैं उसे। 15% पर बात बनी। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि काठियावाड़ के शासकों को जो प्रिवी पर्स मिला, वो भारत के बाकी शासकों के मुकाबले प्रतिशत के हिसाब से काफी ज्यादा था। और उड़ीसा के राज्यों का क्या? सुना है वो खनिज संपदा से भरपूर थे, पर फिर भी गरीब थे। सही कहा आपने।
ओडिशा और उसके आसपास के राज्य, मतलब खनिज और कोयला तो था, पर आमतौर पर गरीबी थे। वहां के शासकों ने कुछ मांगे रखी, जैसे 2 सदनों वाली विधायिका हो, एक तयशुदा स्थायी प्रीवी पर्स मिले। तो क्या उनकी मांगे मानी गईं? मेनन साहब ने प्रीवी पर्स को छोड़कर उनकी ज्यादातर बातें मान ली, और इन राज्यों के साथ जो समझौते हुए ना, हाँ, वो एक तरह से बाकी राज्यों के लिए प्रीवी पर्स तय करने और विलय समझौतों का मॉडल, मतलब एक खाका बन गए। अच्छा, ये तो हुई छोटे और मंझोले राज्यों की बात। ग्वालियर और इंदौर जैसे बड़े राज्यों का मामला तो और भी मुश्किल रहा होगा। उनकी रकम तो पहले ही 10 लाख की सीमा से काफी ज्यादा थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ी चुनौती थी। ग्वालियर के शासक उस वक्त सोचिए 32 लाख रुपए सालाना ले रहे थे। और इंदौर के 18 लाख? इतना ज्यादा? हाँ, और ये अक्सर उनकी अपनी विधानसभाओं ने ये तय किए थे। तो उन्होंने क्या दलील दी? उनकी दलील थी कि जब हम अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अपनी आत्मनिर्भर रियासतों का विलय कर रहे हैं, तो हमारे साथ उन राज्यों से बुरा बर्ताव क्यों हो जिन्होंने आनाकानी की थी। बात तो सही थी उनकी। बात तो वजनदार है। तो फिर क्या हुआ? काफी सोच विचार हुआ, लंबी बातचीत चली। आखिरकार ग्वालियर की प्रीवी पर्स 25 लाख और इंदौर की 15 लाख रुपए सालाना तय हुई। मतलब पहले से कम तो हुई, पर फिर भी काफी ज्यादा थी। हाँ, ये दिखाता है कि हर राज्य के साथ अलग सी मोल भाव हुआ, कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं था। और भोपाल के नवाब, उनका भी नाम आता है। हाँ, भोपाल के नवाब के साथ भी बातचीत थोड़ी लंबी चली। उनकी प्रीवी पर्स आखिर में 11 लाख रुपए तय हुई। इसमें से 1 लाख खास तौर पर उनकी बड़ी बेटी के लिए था, जो वारिस थी। नवाब से आप शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहे थे विलय को लेकर, लेकिन फिर सरदार पटेल के समझाने पर मान गए। इसी तरह बड़ौदा के गायकवाड़ प्रताप सिंह का भी जिक्र आता है। अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थे वो। हाँ, वो किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। गायकवाड़ साहब ने कोशिश की कि सरदार पटेल से वित्तीय देनदारियों के बारे में एक अलग सी चिट्ठी मिल जाए। मिली नहीं, पटेल साहब ने ध्यान नहीं दिया। फिर वीपी मेनन ने उनसे बात की, समझाया कि देखिए, आपका राज्य अकेले नहीं चल सकता। तब जाकर वो विलय के लिए राजी हुए। और उनकी प्रीवी पर्स कितनी तय हुई? उनकी हुई 26.5 लाख रुपए। और मेनन साहब ने उनसे ये वादा भी लिया कि वो जो गहने वगैरह बाहर भेजें वो वापस लाएंगे और अपनी निजी संपत्ति के लिए एक ट्रस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये भी हुआ। और दक्षिण में मैसूर का मामला, सुना वो कुछ अलग था। हाँ, मैसूर का मामला वाकई थोड़ा अलग था। वहां के महाराजा की प्रिवी पर्स और निजी संपत्ति का निपटारा थोड़ी असामान्य परिस्थितियों में हुआ। सरदार पटेल खुद भी इस मामले के अटके रहने से थोड़े चिंतित थे। तो कैसे सुलझा? मेनन साहब खुद मैसूर गए और सिर्फ 3 दिनों की बातचीत में मामला सुलझा लिया। महाराजा की प्रिवी पर्स 26 लाख रुपए तय हुई। 3 दिन में? कमाल है। हाँ। तो अगर हम एक मोटी तस्वीर देखें तो हैदराबाद को सबसे ज्यादा मिला 50 लाख, फिर बड़ौदा 26.5 लाख, ग्वालियर 25 लाख, मैसूर 26 लाख, और फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, त्रावणकोर, पटियाला जैसे कई राज्यों को 15 से 18 लाख के बीच मिला। हाँ, बिल्कुल। और अगर इन सबको जोड़ा जाए तो सरकार पर सालाना करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बोझ पड़ रहा था। 5.8 करोड़, ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। उस वक्त के भारत के बजट का एक अहम हिस्सा थी ये देनदारी। तो इतनी बड़ी रकम, इतने सारे वादे, इनको कानूनी और संवैधानिक रूप से पक्का कैसे किया गया? क्या संविधान में इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए थे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इन प्रावधानों को 1949-50 में संविधान सभा ने आमतौर पर स्वीकार कर लिया था। ये विलय के दौरान हुए राजनीतिक समझौतों का नतीजा थे, है ना? हाँ। तो संविधान में 3 मुख्य अनुच्छेद डाले गए। एक था अनुच्छेद 291। इसने गारंटी दी कि प्रिवी पर्स का भुगतान भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाएगा। मतलब ये एक पक्की देनदारी बन गई। बिल्कुल। फिर था अनुच्छेद 362। इसने शासकों के जो बाकी अधिकार थे और विशेषाधिकार थे उनकी रक्षा की। अच्छा। और तीसरा अनुच्छेद 366(22). इसने शासक की परिभाषा तय की, मतलब वो व्यक्ति जिसे भारत के राष्ट्रपति शासक के तौर पर मान्यता दें। ठीक है। और एक सवाल और, क्या ये रकम टैक्स फ्री थी? इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था? हाँ, ये भी एक अहम बात है। वाचाओं और समझौतों के मुताबिक प्रिवी पर्स पर कोई टैक्स नहीं लगना था। क्यों? इसकी क्या वजह बताई गई? वजह ये दी गई कि शासक अपनी रियासतों में संप्रभु मतलब सॉवरेन माने जाते थे और वहां उन पे टैक्स नहीं लगता था, तो ये छूट जारी रखी गई। इसका जिक्र 1950 के सरकारी श्वेत पत्र व्हाइट पेपर में भी है। तो मतलब संविधान में पूरी मजबूत गारंटी दी गई थी, भुगतान की भी, अधिकारों की भी और टैक्स छूट की भी। हाँ, बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें आखिरकार खत्म कर दिया गया इतनी संवैधानिक गारंटी के बावजूद? ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी भूचाल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। देखिए, माहौल तब गरमाया जब 1970 में सरकार प्रिवी पर्स खत्म करने के लिए 24वां संविधान संशोधन विधेयक लाई। हाँ। लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, सिर्फ एक वोट से गिर गया। एक वोट से? हाँ। इसके तुरंत बाद 6 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति का आदेश? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इस आदेश के जरिए सभी शासकों की मान्यता ही रद्द कर दी गई और कोशिश ये की गई कि संविधान के वो अनुच्छेद 291, 362 और 366(22) जो प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों की गारंटी देते थे, उन्हें ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये तो सीधे सीधे संवैधानिक गारंटी को चुनौती देने जैसा था। शासकों ने इसका विरोध तो किया ही होगा, कोर्ट गए होंगे। जाहिर है, बिल्कुल। शासकों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया इस लड़ाई में सबसे आगे थे। हाँ, उनका नाम तो आता है। ये मामला बहुत मशहूर हुआ। एच महाराजाधिराज माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बहादुर बनाम भारत संघ 1971। शासकों ने दलील दी कि भाई, सरकार विलय के समय किए गए समझौतों और संवैधानिक गारंटियों से ऐसे कैसे मुकर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने शासकों की याचिका को सही ठहराया। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को अल्ट्रा वायर्स यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर का घोषित कर दिया। साफ कहा कि सरकार इस तरह एक कार्यकारी आदेश से संवैधानिक प्रावधानों को नहीं बदल सकती। तो ये तो शासकों की बड़ी जीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। हाँ, कानूनी तौर पर यह उनकी जीत थी, लेकिन सरकार अपने इरादे पर कायम थी। मतलब सरकार रुकी नहीं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया, संविधान में संशोधन करने का। अच्छा, सीधे संविधान ही बदल दिया। हाँ, 1971 में 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया। इस संशोधन ने सीधे सीधे अनुच्छेद 291 जो प्रिवी पर्स भुगतान की गारंटी देता था और अनुच्छेद 362 जो विशेषाधिकारों की रक्षा करता था को संविधान से हटा ही दिया। हाँ, और अनुच्छेद 366(22) जो शासक की परिभाषा देता था उसे बदल दिया। साथ ही एक नया अनुच्छेद 363A जोड़ा गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि शासकों की मान्यता आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई और उन्हें मिलने वाली प्रीव्यू पर्स और सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गए, हमेशा के लिए। बाप रे! तो सरकार ने इस इतने बड़े कदम के पीछे क्या वजहें बताईं? आखिर संवैधानिक वादे को पलटने के लिए मजबूत तर्क तो देने पड़े होंगे ना? हाँ, सरकार ने कई तर्क दिए। एक बड़ा तर्क था राज्य का कार्य, एक्ट ऑफ स्टेट का। मतलब कि ये एक संप्रभु राजनीतिक फैसला है, ये सरकार का अधिकार है और इससे अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, मतलब ये जुडिशरी के दायरे से बाहर है। हाँ, ये उनका तर्क था। दूसरा, उन्होंने सर्वोपरिता यानी पैरामाउंटेंसी की विरासत का हवाला दिया। ये ब्रिटिश राज की एक अवधारणा थी जिसके तहत अंग्रेज सरकार रियासतों से ऊपर, मतलब सर्वोच्च मानी जाती थी। तो स्वतंत्र भारत सरकार ने कहा कि उन्हें यह सर्वोच्च शक्ति विरासत में मिली है और इसलिए शासकों की मान्यता या प्रिवी पर्स जैसे राजनीतिक समझौते, जो एक तरह से राष्ट्रपति का तोहफा थे, उन्हें राज्य नीति के हिसाब से बदला जा सकता है। ये तो बड़ा पेचीदा तर्क है। और कोई वजह? हाँ, एक और बहुत अहम तर्क दिया गया। सरकार ने कहा कि समाज बदल रहा है, लोगों में सामाजिक और आर्थिक बराबरी की चेतना बढ़ रही है। हाँ। और ऐसे में शासकों के ये विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स जैसी चीजें अब जनता की इच्छा के खिलाफ हैं। ये अब स्वीकार्य नहीं है। यानी कानूनी और सैद्धांतिक तर्कों के साथ साथ सामाजिक बदलाव और जनभावना का भी हवाला दिया गया। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक मकसद भी थे? ऐसी बातें भी सुनने में आती हैं। हाँ, राजनीतिक पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि प्रिवी पर्स खत्म करना इंदिरा गांधी सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी। क्या रणनीति? जिससे पूर्व राजकुमारों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए, उस वक्त कई पूर्व शासक राजनीति में काफी सक्रिय थे और अक्सर स्वतंत्र पार्टी या जनसंघ जैसे विपक्षी दलों से जुड़े हुए थे। हाँ, ये बात तो है। तो इस कदम से उनके वित्तीय और प्रतीकात्मक दोनों तरह के आधार को कमजोर किया गया। मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने उस समय के माहौल पे कई बहुत सटीक कार्टून भी बनाए थे। हाँ, उनके कार्टून तो लाजवाब होते थे। वो दिखाते थे कि कैसे राजकुमार इस बदलते राजनीतिक माहौल में अपनी जगह तलाश रहे थे या शायद खो रहे थे। तो इस पूरी उथल-पुथल और प्रिवी पर्स की समाप्ति का अंतिम असर क्या हुआ? क्या बदलाव आए? असर तो बहुत गहरे और दूरगामी हुए। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो यही कि राजकुमारों का दर्जा पूरी तरह बदल गया। वो अब शासक नहीं रहे, बल्कि आम नागरिक बन गए। मतलब वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कुछ लोग बाद में भी राजनीति में प्रभावशाली बने रहे, लेकिन वो खास हैसियत जो उन्हें ब्रिटिश जमाने से विरासत में मिली थी, वो खत्म हो गई।
क्या राजकुमारों ने संगठित होकर इसका विरोध नहीं किया जब ये सब हो रहा था? क्या उन्होंने कोई संगठन बनाया था? हाँ, उन्होंने कोशिश जरूर की थी। शायद 1967 के आसपास उन्होंने रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स इन कॉन्कॉर्ड फॉर इंडिया नाम का एक संगठन बनाया था। अच्छा। मकसद यही था कि प्रीवी पर्स खत्म होने से रोका जा सके और अपनी विरासत बचाई जा सके। लेकिन देखिए, ये संगठन भी पुराने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की तरह अंदरूनी मतभेदों का शिकार था। मतलब एकता नहीं थी। हाँ, अलग अलग शासकों की अपनी प्राथमिकताएं थीं, पद और प्रतिष्ठा को लेकर पुरानी चिंताएं थीं, और सच कहें तो उनके पास जमीनी स्तर पर राजनीति करने और राजनेताओं को प्रभावित करने का वैसा अनुभव नहीं था जैसा कि मंजे हुए नेताओं के पास होता है। ये भी एक वजह रही होगी। हाँ, और एक और अहम बात जो इस पूरे प्रकरण से सामने आई वो थी सरकार द्वारा सर्वोपरिता, पैरामाउंसी। हाँ, आपने इसका जिक्र किया था। ये एक औपनिवेशिक विचार था जिसे आजाद भारत की सरकार ने इस्तेमाल किया। ये संभावना की ओर इशारा करता है कि राज्य की शक्ति शायद संवैधानिक कानून के दायरे से भी आगे जा सकती है। मतलब? अच्छा, और ये कि जहां नागरिकों के अधिकार राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से तय या खत्म किए जा सकते हैं, ये एक चिंताजनक बात थी। और उनकी जो निजी संपत्ति थी, महल, खजाने, उनका क्या हुआ? प्रिवी पर्स खत्म होने के बाद सरकार का ध्यान उधर भी गया। पूर्व शासकों के पास जो अकूत संपत्ति थी, धन दौलत खजाने थे, हाँ, वो तो बहुत थे। राज ने इन संपत्तियों को नियंत्रित करने की कोशिशें शुरू की। गहने, कलाकृतियां, ऐसी जो कीमती चीजें थीं, उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति और विरासत माना जाने लगा। अच्छा, उन्हें नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया। हाँ, और फिर 1972 में पुरावशेष और कला निधि अधिनियम, एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट लाया गया, ताकि रियासतों के उन खजानों को नियंत्रित किया जा सके जिन्हें पुरावशेष यानी एंटीक्विटी का दर्जा दिया गया था। उनके खरीदने बेचने पर रोक लगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था कि सरकार ने कुछ करोड़ बचा लिए। इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे और प्रतीकात्मक थे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। संक्षेप में कहें तो प्रीवी पर्स का खात्मा सदियों पुरानी जो रियासती व्यवस्था थी उसे पूरी तरह खत्म करने का आखिरी अध्याय था। ये सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं था, ये भारत के एक लोकतांत्रिक और एकात्मक राष्ट्र होने का एक प्रतीकात्मक ऐलान था। एक ऐसा राष्ट्र जहां जन्म के आधार पर मिले विशेषाधिकारों की कोई जगह नहीं थी। तो प्रिवी पर्स की ये कहानी वाकई बहुत पेचीदा है। इसमें ऐतिहासिक समझौते हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, संवैधानिक गारंटियां हैं, और फिर बदलते वक्त के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पड़ला भारी होना भी है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्र बनाते समय किए गए वादे बाद में समाज और राजनीति की बदलती सोच से टकरा सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास में किए गए समझौतों को हमेशा हर हाल में पवित्र मानकर चलना चाहिए, या फिर उन्हें बदलते हुए राष्ट्रीय मूल्यों और जिसे जनता की इच्छा कहते हैं उसके सामने झुकना पड़ता है? ये सवाल तो आज भी मौजू है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है जब हम विरासत, अधिकार और राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों से रूबरू होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अतीत के फैसले कैसे वर्तमान को शक्ल देते हैं और भविष्य के लिए उनके क्या मायने होते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम बिंदु।